गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तजारती रेफरेंस पर ताहाल फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बावजूद हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात और बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के ये इंतखाबात मुनक्किद कराना चाहती है ताकि किसी को मालूम हो सके कि कौन किसे वोट दे रहा है। क्या इस मामले पर हुकूमत के साथ अपोजिशन इत्तफाक करेगी, यानी इस मामले पर हुकूमत तरमीम करने में कामयाब हो पाएगी? ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। दूसरे सेगमेंट में बात होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का मामला यूरोपीय पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से भी आगाह किया है। पाकिस्तान मुखालिफ इस मुहिम का इंकशाफ तो हो चुका है, लेकिन भारत अब भी ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ है। पाकिस्तान को इन भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और इस्राएली आर्मी चीफ ने ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का भी हुक्म दिया है, इस पर भी बात होगी। इस्राएली आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सवाल होगा कि क्या अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है? इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के हमारे साथ मौजूद होंगे आज नासिर बेग चुगताई साहब। गुड टू हैव यू इन द शो सर। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर नासिर महमूद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो सर। इसके अलावा मुबश्शिर बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। तो पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना की जानिब से ओपन वोट के जरिए इंतखाबात कराने के लिए आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का फैसला भी हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बयान दिया है कि हुकूमत इंतखाबात शफाफ तरीके से और बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के मुनक्किद कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन बैलेट के जरिए करवाना चाहते हैं ताकि हर किसी को मालूम हो जाए कि कौन किसे वोट दे रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम का फैसला कर लिया है, क्या हुकूमत ये तरमीम करने में कामयाब हो पाएगी? एनबीसी, आई विल स्टार्ट विद यू। मेरा ख्याल है नोबल कॉज है कि ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों, कोई सौदेबाजी ना हो, कोई वोट ख़रीदे और बेचे ना जाएं, कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप को मजबूर ना करे कि वो ओपन कोर्ट में, ओपन पार्लियामेंट में तो यस कहें और बूथ में जाके नो कह दें। हो चुका है हमारे यहाँ, और हो चुका है किसने कराया ये भी पता है सबको। तो ये एक अच्छी मकसद है, और लेकिन तरमीम करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले हमने यही दरख्वास्त की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, वहाँ आपका केस बाउंस हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये कहेगी ना, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कानून में अगर तरमीम करनी है आपको या एक्ट में तरमीम करनी है तो आप पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट से बात करें, पार्लियामेंट से रब्ता करें, हमारे पास क्यों आए। और ये कई केसों में हो चुका है। आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन था उसके बारे में भी कोर्ट ने ये कहा था कि जी पार्लियामेंट से जेकर लगाए, और 5 बार वापस किया है कोर्ट ने उस एक्सटेंशन पे हुकूमत को। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर क़ानून सब ड्राफ्ट लाते थे और कोर्ट फिर वापस कर देती कि वापस जाओ। फिर इत्तला ये है कि फिर सब इकट्ठे बैठे और उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, फिर कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट ने तब भी यही कहा था कि आप पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। तो ये मेरा ख्याल अच्छा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? लगता ये है कि पीटीआई घबराई हुई है, पंजाब की सूरत हाल से घबराई हुई पीटीआई। और पीटीआई अंदाज़ा हो गया था इमरान खान साहब को पिछले दिनों ही कि गड़बड़ है, काबीना में इख्तलाफात हैं। शिबली फराज एक अब मुशीर साहब को डांट रहे हैं कि तुम क्यों ब्रीफिंग कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इस सूरत हाल है। लेकिन मैं एज आ फ़िलॉसफी इस बात का कायल हूँ कि ओपन बैलेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। अगर आइन में लिखी है तो मजबूरी है, और अगर नहीं लिखी तो फिर आप उसको अमेंड कर लें। अमेंड करने के लिए आपको दूसरी पार्टी से आपके ख्याल में ये पॉसिबल है, हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या पीटीआई के लिए ये तरमीम करवाना आसान होगा, और खौफ किस बात का है इस वक्त पीटीआई को? देखें, खौफ उनको बिल्कुल है। वजह यह है कि उनके जो साउथ के पंजाब, सदर्न पंजाब के लोग हैं,
MNMP वो भी खुश नहीं है, और उन्होंने अब काफ़ी हद तक उन्होंने मेरे ख्याल में एक मीटिंग भी की। अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, वहाँ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पे पंजाब के MPs हैं, दोज हु फील ग्रीव्ड कि जी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कोई भी मराहत नहीं दी गई, हम अपने वोटर्स को क्या बताएं जाके, और अगले इलेक्शन से पहले अगर हमें कुछ भी नहीं देते और हम डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द वोट्स। एक तो ये उनकी रिजर्वेशन है जिसकी वजह से, लेकिन जैसे नासिर साहब ने कहा बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, 20 से 25 करोड़ रुपया एक सेनेट के वोट के लिए पेमेंट होती है, एंड ओनली रिच विद इल गॉटन मनी के साथ जो लोग हैं वो इसमें सेनेटर बनते हैं, और नालायक who cannot contribute in the Senate and the upper house, ना लेजिस्लेशन इनको पता होता है और ना इनको किसी टीम का हिस्सा बना के मुल्क से बाहर भेज सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी वजह से आपको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि ये स्टैंडर्ड आपके सेनेटर्स का। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ये सोचा कि एक ही हल है। और फिर देखें इलेक्शन, जो ये इलेक्शन होता है सेनेट का, ये सेनेट के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता, बल्कि ये उसके एक्ट 2017 के तहत होता है। अटॉर्नी जनरल की यही थिंकिंग है कि इसको वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको एक्ट को अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है कि यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, जो कि पीपल आई वी नो कि पीटीआई के पास नहीं है। इसलिए इस वक्त जो वो गए हैं, आई स्टिल फील कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, इनको अपना काम करके अमेंडमेंट करते और इलेक्शन करा देते। बहुत अच्छा है, इसको ऐसे होना चाहिए। अगर किसी में भी बाकी पार्टी जो है सबकी इनको कंसेंसस लेना चाहिए। और ये ब्रिगेडियर साहब, इत्तेहादी तो पीटीआई के भी नाराज भी है, MQM को देख लें या आप काफ लीग को देख लें, डू यू स्टिल थिंक कि पीटीआई के लिए कंसेंसस क्रिएट करना आसान होगा? देखें, ये इत्तेहादी जो है ना, ये ऐसे मौके पे जब भी कोई मौका आता है कि जहाँ पर वोट की ज़रूरत होती है, चाहे वो नेशनल असेंबली की बात हो या सेनेट की बात हो, तो उससे पहले ये ज़रूर बार्गेनिंग करते हैं, अपने मुतालबात बनाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। अगर आप एलाइट हैं तो देन यू शुड, आप पहले ही मरात ले रहे हैं, एंड देयर इज अ वे, बट डोंट गो फॉर ब्लैकमेलिंग, चाहे PMQ हो या MQM हो या और रिलेटेड पार्टीज हो। तो आई थिंक ये भी पर्पज़ होता है। इसके लिए सबसे बेहतर है कि अगर शो ऑफ हैंड होगा तो पता चल जाएगा कि किसने अपनी ज़मीर को फरोज किया, किसने पैसे लिए और किसने पार्टी के जो नजरिया उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से वोट। यानी आप भी इसका ऑप्शन लेंगे, आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? डॉक्टर नाजिर साहब, हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा हमेशा से रहता है, होती भी रही है माजी में। इसके अलावा जो सीक्रेट बैलेटिंग थी वो भी हमेशा से एक ऐसा तरीका है जो राइज रहा है। अब खुसूसी तौर पर इसको अगर तब्दील करने की ज़रूरत पड़ी तो आखिर क्यों? तब्दीली की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शायद मुझे तो यही लगता है कि ये सिर्फ एक नया शोशा छोड़ा गया है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि पिछले 2-3 साल में आप देखें, 2.5 साल में जो कुछ भी हुआ है, ये करते क्या हैं कि एक शोशा छोड़ा, लोगों की तवज्जो, क्योंकि कारकर्दगी तो हम सब देख रहे हैं कि धेले की नहीं है, लोगों की तवज्जो हटानी है। पहले करप्शन का कहते रहे, लोग उसमें लग गए, फिर NRO पे लग गए, लोग उसमें लग गए। उसके बाद जो है वो कहा कि जी सदारती निज़ाम आना चाहिए, वो 4-6 महीने वो सदारती निज़ाम, हालांकि वो मुमकिन ही नहीं था लाना, लेकिन उस पर 4-6 महीने बात होती रही। तो अब ये भी जो शोशा छोड़ा गया है, इसकी भी वजह यही है, क्योंकि हम ये जानते हैं, आपका जो सवाल है कि ये मुमकिन होगा या नहीं, इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं मुमकिन होगा, क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, जिस पर आज़म सवाती साहब ने दिसंबर में ये बात कर दी थी। अच्छा, इसका पसमंज़र क्या है? पसमंज़र ये है कि 23 दिसंबर को 2020 को सदारती रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताए। अच्छा, अब जैसे अभी बात की गई कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुका है, रेफरेंस सदारती रेफरेंस दिए जाते हैं। फ़ायज़ ईसा के बारे में रेफरेंस दायर किया गया, उसमें हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी, फिर इन्होंने ये वाला सदारती रेफरेंस जारी कर दिया, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, इन्होंने तरमीम की बातें शुरू कर दी हैं। तो अब होगा क्या? होगा ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उस पर इनको परेशानी क्या है। सेनेट के इलेक्शन में हम जानते हैं कि 104 सीटें हैं, उसमें से एक इसहाक डार साहब ने हलफ नहीं लिया था, तो इस वक्त हमारे पास 103 सीटें हैं, उसमें से आधे के यानी 52 के तकरीबन इलेक्शन होने हैं, जिसमें ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग का होगा, ओवरऑल PTI फ़ायदे में रहेगी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो सदारती रेफरेंस जारी किया उसमें 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने सदारती रेफरेंस में जिस चीज़ का हवाला दिया वो मिसाक़ जमहूरियत है। अच्छा, मिसाक़ जमहूरियत सदारती रेफरेंस में इनको क्यों याद आ गया? हालांकि मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत अच्छी बातें, वो कोई याद नहीं आई। मिसाक़ जमहूरियत में लिखा है कि जो जमहूर आइन पर अमल होना चाहिए वो नहीं याद आया, इदारों को अपनी हद में रहना चाहिए वो याद नहीं आया।
जो मिसाक़ जमहूरियत की जो बात याद आई, जो सदाती रेफरेंस में दर्ज की गई है, वो ये है कि मिसाक़ जमहूरियत में लिखा है इसलिए ये कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने सदाती रेफरेंस में हवाला दिया है इंडिया की गवर्नमेंट का कि 2003 में इंडिया की गवर्नमेंट ने, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक आईनी तरमीम के ज़रिए ओपन बैलेट कर दिया। उससे पहले इंडिया में भी सेनेट के इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होते थे। तो जो सदाती रेफरेंस में ये हवाले दे रहे हैं मिसाक़ जमहूरियत के और बीजेपी की गवर्नमेंट के, 2003 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सारी बात समझ में नहीं आती। यानी एक तरफ तो जो जिन चीज़ों को ये बुरा कहते हैं उन्हीं को अपने सदाती रेफरेंस में शामिल कर रहे हैं। तो मुझे तो मुख्तसरन इसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं नज़र आता कि लोगों की तवज्जो हटाई जाए और ये इससे कोई नतीजा इनको निकलना नहीं है। अच्छा, सेनेट यानी आपके ख्याल में भी ये मुमकिन नहीं होगा कि पीटीआई इसमें तरमीम कर सके? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई को अपने लोगों की लॉयल्टी पर शक है? बिल्कुल सलमा, आप ठीक तरफ जा रही हैं। पंजाब में सूरत हाल इसी तरह की है, क्योंकि अभी तक जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो पीटीआई की तरफ से नाम सामने आ रहे हैं वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं। पीटीआई के अपने जो एमपीएस वगैरह हैं और जो पुराने इनके कॉमरेड्स हैं उनके लिए वो नहीं चाहते कि उन्हें टिकट्स मिलें, जबकि आपको पता है कि खान साहब जिसके पीछे अपना पुश्त पे हाथ रख दें उसको फाइनलाइज कर लिया जाता है। तो यही उन्हें ख़तरा है कि इसी तरह ही होगा। एक पहलू तो ये है कि जो लिस्ट बनाई जा रही है पंजाब से वो काबिल कबूल नहीं है यहाँ के एमपीएस के लिए। दूसरी वजह ये भी है कि जो पंजाब में इनके एलाइज हैं और स्पेशली काफ लीग की मैं बात करूँगा, उनकी भी चूँकि बातचीत चल रही है इस वक्त पीडीएम की पार्टीज़ के साथ, और मुमकिन है कि वो शायद अपनी राहें मुस्तकबिल करीब में अलहदा कर लें, तो वो भी एक उन्हें उस तरफ से भी धचका लगने का अंदेशा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात जो है अपनी जगह पे ठीक है और हम भी सपोर्ट करते हैं इस बात को कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो हमारे तो आम इंतखाबात में भी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, तो उसमें भी फिर कुछ करना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन अभी जो है ये नज़रिया ज़रूरत के तहत पीटीआई बिल्कुल घबरा के इस नोबल कॉज के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आप सोचिए, चलिए नेशनल असम्बली से ये पास करवा लेते हैं अमेंडमेंट, तो सेनेट में क्या करेंगे? क्योंकि सेनेट में तो जॉइंट अपोजिशन की अक्सरियत है और फिर वही करेंगे। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी को हासिल करने के लिए जो हासिल बजिंजो साहब के इलेक्शन में हुआ, जब 14 बंदे जिसमें मेनली मुस्लिम लीग नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने जब अपनी ही पार्टीज़ को धोखा दिया, और वो क्यों दिया, क्या उसके नतीजे में हासिल किया, वो तो अभी तफसीलात सामने नहीं आई। तो ट्रांसपेरेंसी हासिल करने के लिए क्या वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो ट्रेडिशनली चलता रहा है? और जो इस वक्त पीडीएम के और पीटीआई के मामलात जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक पीडीएम को ये इस पेज पे नहीं ले आते कि जी ये होनी चाहिए, तब तक ये कामयाब होंगे। और पेज पे लाने के चांसेस मुझे भी बहुत कम नजर आते हैं। यानी आपके ख्याल में भी कंसेंसस क्रिएट होता नजर नहीं आता? ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, जाने वालों को कौन रोक सकता है? जैसे भी बुखारी साहब ने भी कहा कि पीटीआई अपने लोगों की तरफ से थोड़ी सी खौफजदा है। अगर किसी पीटीआई मेंबर ने ये कह दिया कि वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तो क्या इतना ज़रूरी हो गया था कि कानून में तरमीम की जाती कि लोग बिल्कुल सामने वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियाती, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। प्राइम मिनिस्टर की नीयत साफ़ है, पीटीआई गवर्नमेंट की नीयत साफ़ है। जैसे एनबीसी ने कहा कि एक ये अच्छी कॉज है, तो अच्छी कॉज सिर्फ पीटीआई को इसका फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो चेयरमैन जो सेनेट के इलेक्शन में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का ये पंजाब का धड़ा ये तो अभी सामने आया। ये तो 2 महीने से सेनेट इलेक्शन के शफाफ होने की बात पीटीआई गवर्नमेंट कर रही थी या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस पर सबको फ़ायदा होगा। और इसमें शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता जैसे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होता है। इसमें तो जो मेम्बरान होते हैं उन्होंने प्रायोरिटीज़ देनी होती हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो जो बैलेट पेपर यूज़ होगा उसको ओपन कर दिया जाए ताकि पता चले कि किसने किसको वोट दिया। और बिल्कुल जिस तरह जनरल साहब ने कहा था, ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, करप्शन रोकने के लिए अगर एक इकदाम कोई शख्स ले रहा है या कोई गवर्नमेंट लेना चाह रही है, तो मैं उसके ऊपर कौन होता हूँ इतनी ज़्यादा नुक्ताचीनी करने वाला। हमारी तो आदत है कि हमने हर बात में कीड़े निकालने होते हैं। लेकिन बात यह है कि एक कॉज अच्छी है, इस कॉज से सबको फ़ायदा होगा, सिर्फ पीटीआई को फ़ायदा नहीं होगा, आने वाली जो गवर्नमेंट्स होंगी उनको भी फ़ायदा होगा कि एक शफाफियत
आएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं धांधली का इल्ज़ाम लगता है, कोई साबित नहीं करता, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं जाता, सिर्फ ज़बानी बोलते रहते हैं। तो अभी जब सेनेट के इलेक्शन होंगे उसके बाद भी धांधली का शोर मच जाएगा। उसमें अगर किसी ने ये तजवीज़ दी है कि ओपन बैलेट कर लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने नज़र आ जाए और सबको नज़र आ जाए, सब जमातों को फ़ायदा होगा, सब जमातों को पता चलेगा कि उनके कितने वफादार उनके साथ हैं और किन्होंने वफादारी जो है वो अलग भी है। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल, देखें ना, ये जिम्मेदारी तो अपोजिशन की भी बनती है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी और PMLN भी इस बात का जिक्र कर चुके अपने अदवार में। तो अगर सब मिल के ये तरमीम ले आते हैं तो कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है। पहले भी तरमीम हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के की हैं, अगर इस दफ़ा भी कर लेते हैं तो सबका जो है वो फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये कॉज बिल्कुल नोबल है और हम भी इसके हक़ में हैं। हम तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं जो नज़र आ रही हैं और जिसके नतीजे में नज़र आ रहा है। मतलब हम खान साहब की नीयत पे भी शक उस तरीके से नहीं कर रहे और हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है ये सेनेट के इंतखाबात तक महदूद ना रहे, बल्कि तमाम इलेक्शंस में वही अप्लाई हो और जो हॉर्स ट्रेडिंग प्री इलेक्शन पोल्स में होती है जब वफादारियां तब्दील की जाती हैं उन पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये फरमाई गई कि इलेक्शन कमीशन में लोग नहीं जाते। मुझे खालिद खरल मरहूम याद आ रहे हैं जो ख़ुद भी इलेक्शन हारे 2002 का और 5 साल तक इलेक्शन कमीशन ने उनकी पिटीशन नहीं सुनी, हाई कोर्ट में गए, पिटीशन नहीं सुनी गई, असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो गया, नहीं सुनी गई। यही उनके बेटे हैदर अली का हाल रहा पीपल्स पार्टी दौर में। हालांकि पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, लेकिन चूंकि जीतने वाले रियाज फतेहाना साहब पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए थे, उसके बावजूद वो 5 साल तक इंतज़ार करते रहे, उनकी पिटीशन नहीं सुनी गई। तो ये कम अज़ कम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता कि लोग पिटीशन नहीं करते। नहीं, वो तो एक आधे बंदे की मिसाल दे दी ना कि एक आध बंदा गया था। ये जिस तरह अभी मुस्लिम लीग नून और PDM शोर मचा रही है, इनमें से कितने लोग गए? आपने दुरुस्त कहा, एक शख्स गया ना, लेकिन या तो हर बंदा ये शोर मचा रहा होता है कि इलेक्शन धांधली हुई है लेकिन इलेक्शन कमीशन में जाते। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा था। ठीक, सारी चीजों की बेस कंसेंसस है। NBC, डू यू वांट टू से समथिंग? जी ठीक है, NBC को मेरी आवाज़ शायद ना रही, दीगर मामलात पर भी बात होगी। इसके साथ ही हम अपने सेगमेंट को क्लोज करते हैं। हमारे 3 तर्जियाकारों ने येस का ऑप्शन लिया, 2 ने नो का ऑप्शन लिया। सवाल ये था कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम का फैसला कर चुकी है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और इस पर हमारे तर्जियाकारों ने अपनी राय का इजहार किया। दीगर मामलात पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा के आलमी सतह पर भी अब चर्चे होने लगे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की कमेटी ने EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा से आगाह भी किया है। हम अपने एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान मुखालिफ गलत मालूमात में भारतीय हुकूमत के किरदार पर यूरोपीय पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान इस मामले पर भारतीय कोशिशों को कैसे नाकाम बना सकता है? इस पर बात करने से पहले NBC, मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाहते थे आइन में तरमीम का फैसला जो है PTI का, उससे मुतालिक आप शायद सुन नहीं पाए थे, ऑडियो इशू था। हाँ, मैंने 3 बार कोशिश की थी और चौथी बार मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। तो वो किताब भी ना ऑनलाइन कट गई मौलाना कौसर नियाज़ी की। अच्छा, तो खैर मैं कह रहा था कि मुबशर बुखारी कॉमरेड ने बहुत सही बात की है कि जो भी सेनेट की सूरत हाल है और कौमी असम्बली की सूरत हाल है, उसमें हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट कैरिड हो जाएगी। ये अखलाक़ी सूरत हाल है, मॉरल की सूरत हाल है। सबक क्या है? हमें सबक क्या मिला कि सेनेट में भी हमारा अच्छी नीयत और अच्छा कॉज डूब गया, और जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ वहाँ भी PDM की अक्सरियत थी और वहाँ भी PDM हारी, वहाँ भी PDM अमेंडमेंट नहीं रोक पाई। तो अगर आप सेनेट में उसको मुस्तरद करते हो तो पार्लियामेंट बुला लेंगे और पार्लियामेंट में फिर 22-23 लोग गैर हाजिर हो जाएंगे, अमेंडमेंट कैरिड हो जाएगी। तो ये जो माशरा है, जो समाज है, उसमें इस तरह के धंधे होते हैं और उसमें आपको और मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट मंजूर हो सकती है।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने भारत की बात की, भारत जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम उसका हाथ रोक नहीं पा रहे। ये एक अच्छी बात हुई कि यूरोपीय पार्लियामेंट में बात हुई, पार्लियामेंट में कमेटी में बात हुई। यूरोपीय पार्लियामेंट में पहले बहस हो चुकी है और उस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत काम किया। इतना बड़ा काम किया कि वहाँ रायशुमारी रुक गई, वोटिंग रुक गई उस रेजोल्यूशन पर जो पार्लियामेंट में पेश हुई थी। अब ये डिसइंफो लैब गई है। डिसइंफो लैब में बहुत चीज़ें, बहुत तगड़ी चीज़ें, बहुत अच्छी बातें हैं। पार्लियामानी कमेटी को भी गुस्सा आया। अब पार्लियामानी कमेटी फिर पार्लियामेंट जाएगी, वो उसको वहाँ पर रखेगी, बात करेगी, क्योंकि वो अजीब मुल्क है, वो बगैर पार्लियामेंट कोई काम नहीं करते। और जब पार्लियामेंट कोई फैसला करेगी तो उस पर वो अमल दरामद करेंगे। फैसला पाबंदी का होगा, पाबंदी लग जाएगी। फैसला कुछ ना करने का होगा, फैसला रायशुमारी ना करने का हो जाएगा तो हो जाएगा। बाहर तो मसला ये है ना कि हॉलैंड का जो वज़ीर आज़म है उस पर इल्ज़ाम लगता है कि आपने हमें जो रिपोर्ट पेश की थी बच्चों के वेलफेयर फंड में खुर्द-बुर्द की, वो गलत थी। पार्लियामानी कमेटी का फैसला था, तो उसने बतौर मतलब अपनी ज़िल्लत महसूस करते हुए ना सिर्फ खुद इस्तीफ़ा दिया, हुकूमत को इस्तीफ़ा दिलवाया और उसकी असम्बली जिसमें उसकी अक्सरियत थी वो डिज़ोल्व की। अब वहाँ अगले महीने इंतखाबात हैं, तो एक मेयार वो है, एक मेयार हमारा है कि हम एक पार्टी के होते हुए भी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। तो भारत जो है वो मेरा ख़्याल है पूरी कोशिश करेगा। हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सिफारतकार फिर ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, एक किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी फ़ोन कॉल करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। जो करना है डिसइंफो लैब करें, जो करना है NGOs करें, जो करना है वहाँ कश्मीरी जो रहते हैं वो करें या पाकिस्तानी करें, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर नाजिर, पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडे को किस तरह से नाकाम बना सकता है? जिन डोसियर्स का हम आए रोज़ जिक्र सुनते हैं, अगर वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश किए जाएं तो क्या उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उस पर मोहर सख्त हो जाएगी? होनी तो चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसके ख़िलाफ़ हमने सबूत भी दिए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि ये ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज के एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं। अच्छा, मेरा पड़ोसी मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करता रहा है, प्रोपेगेंडा करता रहा है मेरे ख़िलाफ़, तो अब मैं अगर उसको काउंटर करता हूँ तो मेरी बात कैसे मानी जाएगी? अच्छा, मेरी बात उसकी बात मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जा रही, क्यों नहीं? उसकी 2-3 वजह होती है ना। पहली बात तो ये होती है कि मुझे भी उसको काउंटर करने के लिए ठोस सबूत सामने रखने पड़ेंगे। अच्छा, जो सबूत हम देते हैं, हमने दिए भी हैं सबूत, हम कहते हैं कि हमने सबूत दिए हैं, उसका ताल्लुक़ हमारी साख से होता है। यानी पहली बात यह कि हमें ठोस सबूत देते रहना चाहिए। नंबर 2, सिर्फ सबूत से अगर काम नहीं चल रहा तो उसके साथ साथ हमें अपनी साख को बेहतर करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर कहीं से कोई सबूत आता है और अगर जो सबूत देने वाला है उसकी साख स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उन सबूतों पर यकीन नहीं किया जाता। तीसरी बात यह कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जिस महल्ले में मेरे ख़िलाफ़ बातें मेरा पड़ोसी कर रहा है, अगर मेरे महल्ले में मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं वो उस मेरे पड़ोसी की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है? होता यह है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती। मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुद दावा के लोगों को हमें सज़ा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। तो जब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर कर लेते हैं, इसका आपका ताल्लुक़ माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहाँ पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे? देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गाँव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने ज़रा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए।
तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक तरफ, कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम एक तरफ, अभी तक अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में सिर्फ गुफ्तगू हो रही है तो हम इसे क्या समझे? एटलीस्ट आगाज हुआ, किसी ने बोलना शुरू किया, या हम ये समझे कि ये बातचीत से मामला आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, भारत जो भी करता है वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के करता है। हमें ये सोचना चाहिए था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और वो अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमें, चूँकि हम आर्च राइवल तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो वो प्रोपेगेंडा तो करेंगे। जवाबी तौर पे हमने क्या किया इतने सालों में, उसका जवाब तो मुझे, जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था, और मैं अमेरिका, यूके और नसीम भाई बैठे हैं, ये तायद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात, वही डिप्लोमेसी की गुर्बत जो है हमारे यहाँ, जो मुफलस पन है खारजा पॉलिसी में, वो हमेशा हमारे आड़े आता रहा। और हमारे जो हैं साहब बहादुर लाट साहब, उनको मैं क्या नाम दूं, वो स्वाए कल्चरल इवेंट्स के और बाकी आईडी कार्ड और नाइकॉप वगैरह के, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, मतलब देखने की चीज़ है। अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में इशू उठा है, ये डिसइंफो लैब को क्रेडिट जाता है, तो अगर ये आवाज़ उठी भी है तो उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। और ये वो मौका है कि एक सिरे को पकड़ के अगर हुकूमत अभी भी चले तो इस प्रोपेगेंडे को बड़ा अच्छे तरीके से काउंटर कर सकती है। उसके लिए मीडिया लॉबिस्ट जो हैं उनकी हिदमात हासिल की जानी चाहिए। नासिर भाई बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं हुकूमत को, तो नासिर भाई से रब्ता करें और बाकायदा इसके लिए कैंपेन्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी नहीं की। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना है, हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सामना है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे मसाइल इंडिया की वजह से हैं। हम ये तमाम मसाइल किस तरह से दुनिया के सामने रखें, कैसे अपनी बात समझाएं? देखें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे तमाम वट एवर हैपन फ्रॉम इंडियन साइड्स, वो हम एक हफ्ता 10 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसको मैयर भी करते हैं, देन वी फॉरगेट, बट वी डोंट फॉलो अप। चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच देने यूनाइटेड नेशंस के बाद जितनी अच्छी की, जितना उन्होंने इमेज क्रिएट किया, व्हाट हैपेंड, नो फॉलो अप। तो आपको अभी आपने डोजर दिया, DGISPR ने, फॉरेन मिनिस्टर ने डोजर दे दिया, व्हाट एल्स? सो अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में ये चीज़ आई है और उनको क्रेडिट हम दे रहे हैं, वेयर इज आवर पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंटेरियन ने क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जिसमें आप देखेंगे 15 साल से उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये EU डिसइंफो लैब के लिए, और उसके बाद वो किस तरीके से उन्होंने माइंड पोल्यूट कर दिए। वाई जब हम कहते हैं कश्मीर की बात हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, बलूचिस्तान की बात करते हैं हमारी बात कोई नहीं सकता, टेररिज्म की बात करते हैं कि मेरा विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हमारी कोई बात नहीं करता। इंडिया कहता है पाकिस्तान से ये लोग उधर जा रहे हैं, वो बात मान लें, बिकॉज उन्होंने इस पर वर्क किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर, जो आजकल वी अंडरस्टैंड के वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक, और नैरेटिव एनिमी के जो हमारी अपोजिशन में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें देखिए, इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको कश्मीर कमेटी है, वो आपकी किधर है?
उनमें मेंबर वोट डाले जाते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको पता नहीं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। लाइकवाइज आपके जो सेनेट में हैं और आपके पार्लियामेंट में, उनको कमेटी बनाएं, उनके मेंबर्स को लें, इनको भेजें, लोग इनको सुनते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पावर्स की वैल्यू है। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियन बाहर जाते हैं और आपके फॉरेन मिनिस्टर, हाउ मेनी टाइम ही हैज बीन अब्रॉड, चाहे वो कोविड की बजाय उससे पहले भी देखें, टेलीफोन में बात कर ली, यहाँ बात कर ली, नोबडी लिसन्स। आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यू हैव टू रीच टू देम, यू हैव टू टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, इन पाकिस्तान। हमें किस तरह इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, हमें किस तरीके से 5th जनरेशन में अटैक किया हुआ है, हमारे नैरेटिव लेके चल रहा है, हमें डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। और जाहिर है कि उन्होंने सीपैक के लिए दे डोंट वांट, वो तो प्रॉक्सी बहुत बड़ी है, ये क्लियर है। अमेरिकन द वेरी क्लियर, अमेरिका के इंडिया के नेक्सस जो इस वक्त सबको पता है क्यों है, व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। इसलिए हमें अपना केस बिल्ड करने के लिए वी हैव टू मूव आउट, वी हैव टू फैन आउट टू द वर्ल्ड। और अगर नहीं जा सकते तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जरूर करें ताकि आपका नुक्ता नज़र समझे और फिर आपकी बात को माना जाए। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, क्या खारजा पॉलिसी में तब्दीली मसले का हल है या ईंट का जवाब पत्थर से दें तो मसला हल होगा? आखिर करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं NBC के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इनका प्यारा कॉमरेड जो मुबशर बुखारी है, ये मेरे लाहौर के ज़माने का क्लास फेलो है और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने शाना बशाना तहरीकों में हिस्सा लिया था। मैं मुबशर बुखारी की बात से ही आगे बढ़ाऊंगा। मुबशर ने बिल्कुल सही कहा कि ये लॉबिंग की बात है। अगर आप अमेरिकन सेनेट में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, इंडियन लॉबिंग बहुत बेहतर है। हमारा तो एक वक्त था कि हमारे वजीरे खारजा ही नहीं थे, पूरी हुकूमतों का दौर ख़त्म हो गया, तो हम किसी चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे। हालांकि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि पाकिस्तानी निजात कितने लोग मौजूद हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। हमारी सफारतकारी बहुत कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। हमने जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाते रहे हैं, उन्हें क्या है, उन्होंने दुनिया में जाके क्या बात की है, उनकी बात कौन सुनता? अब ये मौलाना फजल रहमान इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी? या अगर ये बाहर जाएंगे यूरोप या अमेरिका में तो इनको कौन सुनेगा? ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमारे वाइब्रेंट लोग होने चाहिए, इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए जो केस को अच्छी तरह पेश करें। अगर हमारा केस ही कमज़ोर पेश होगा तो हम जीतने की उम्मीद कहाँ रखें? यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारा बड़ा अच्छा असर रसूख बन सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो है उनके ज़रिए से आप यूरोपियन पार्लियामेंट पे प्रेशर भी डलवा सकते हैं और लॉबिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI, सब जमातों से लोगों को लेके जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एक वफद यूरोपियन यूनियन भी जाना चाहिए, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जाना चाहिए और अपने केस को स्ट्रॉन्गली आप प्रेजेंट करें। डोजियर तो पेश कर दिया वजारत खारजा ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और फॉरेन प्रेस को भी आप ऑन बोर्ड लें, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। केस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सही लोगों को मुंतखब करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा सवाल अपने तजियाकारों से ये था कि पाकिस्तान मुखालिफ गलत मालूमात में भारतीय हुकूमत के किरदार पर यूरोपीय पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई तो पाकिस्तान इस मामले पर भारतीय कोशिशों को कैसे नाकाम बना सकता है। हमारे तजियाकारों ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया और केस बिल्डिंग को इंपॉर्टेंट करार दिया है। इसके साथ ही एक ब्रेक में वापस आकर बात होगी इसराइली आर्मी चीफ के बयान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए एक नया मंसूबा तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हम अपने तजियाकारों से जानेंगे कि इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर हमले की तैयारी का जो हुक्म है, क्या मशरक़े वुस्ता में एक नई जंग शुरू होने जा रही है? NBC, आपका तजिया क्या है? अब मेरा ख्याल ये है कि इसराइल को ख़ुद अपना हिफाजत करना पड़ेगी। अब जो नया एक नक्शा बन रहा है मशरिक़ वस्ता में, वो इसराइली मुफाद के मुनाफी है। मतलब सऊदी अरब कतर से बात कर रहा है, कुवैत से बात कर रहा है, अपने उन दुश्मनों से दोस्तियाँ कर रहा है जिन पर वो हमला करने वाला था। और ईरान पर उसका दबाव कम हुआ है क्योंकि ट्रंप साहब जा चुके हैं और वहाँ डेमोक्रेट्स अभी तक क्लियर नहीं है। डेमोक्रेट्स इस बात पर भी तैयार हैं कि जो पुराना एग्रीमेंट था ईरान से उसको बहाल किया जाए। ईरान उस पर अड़ा हुआ है कि अब उसमें मज़ीद तरामीम होनी चाहिए। ईरान के पास जो सामान है वो इसराइल के लिए ख़तरनाक है। सीजल एक मिसाइल है जिसका तर्जुमा आशूरा होता है।
वो 1200 मील का है और वो नॉन कन्वेंशनल वेपन ले जा सकता है। 2-3 काफ़ी होंगे इसराइल के लिए। और ईरानी वो लोग हैं जिन्हें फ़िक्र नहीं होती कि उनको नुकसान कितना हो रहा है। मैं खुर्रम शहर गया था, शहर खूनी कहा जाता है, जहाँ इराक़ से उनकी लड़ाई हुई थी और हर घर के 5-5-6 लोग वहाँ शहीद हुए थे। तो वो खून शहर था। वो बर्दाश्त नहीं करते। इसराइल की तबाही उनका मकसद है, हो सकती है, लेकिन इसराइल नुकसान में रहेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, देखें ये एक ईरान, ये जो इजराइल ने एक थ्रेट दिया है कि हम अपने रिवाइज कर रहे हैं, प्लान्स वगैरह कर रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने थ्रेट जो है वो जो बाइडन को दिया है कि डोंट रिवाइव द न्यूक्लियर प्लान, जो हमने इसको ख़त्म किया था। एक तो ये बेसिक वजह है, और साथ ही साथ ईरान ने बहुत वेट किया, उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने थ्रेट कर दिया जी कि हम 20% लेवल पे यूरेनियम को एनरिचमेंट करेंगे, जो एक वेपन ग्रेड में आता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी काफ़ी इसके ऊपर बातें की हैं। डेमोक्रेट्स ने ये मुआहदा किया था उसमें बराक ओबामा के टाइम में, और ट्रम्प ने आगे ख़त्म कर दी। इनकम्बेंट और आ जाता है इसके ऊपर, फिर डेमोक्रेट्स के ऊपर किसको रिवाइव करें, क्योंकि ये ठीक मुआहदा किया हुआ था। इससे ईरान ने कहा था 5-6 लेवल पर रहेंगे, लेकिन बाकी उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, इकोनॉमिक सैंक्शन ख़त्म होंगी, उनकी जो और प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी। ट्रम्प ने यूनिलेटरी आगे ख़त्म कर दी, विच इज़ अनफेयर। बाकी पूरा यूरोप चाहता है कि इसको रिवाइव किया जाए। तो अभी ये बात हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को समझ नहीं किया है कि आप लोगों को जो पागल बनाया गया है, अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने, आपको 60-70 बिलियन डॉलर के वेपन एमुनिशन खरीद रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, और ईरान को सिर्फ हवा की रेट करके कि ईरान इज गोइंग टू डू दिस, इज गोइंग टू डू दैट। तो इसलिए ईरान इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, दे वेरी हार्ड नट्स, और उन्होंने काफ़ी तैयारी की हुई, अपना वर्क भी किया हुआ है। ये तो ईरान रोकना आसान नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब को एक क्लिप प्लीज। सलमा, देखें, जो बाइडन की हुकूमत के आने से इसराइल को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इसराइल ने मिलकर ट्रंप के साथ जो मुआहदे किए थे और वो जिस पेस पे जा रहे थे, उन्हें पूरा यकीन था कि ट्रंप अगले 5 साल भी एज अ सदर गुजारेंगे। लेकिन जो बाइडन के आने से उनको ये शक्को को शबात पैदा हो गए इसराइल को कि जो मुआहदे ट्रंप दौर में हुए थे, कहीं वो नरमी ना ले आए ईरान के साथ। तो इसराइल ने इस वक्त धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जंग के बादल छाए हुए, ये दबाव जंग के जाने मामला नहीं जाएगा। सॉरी नसीम साहब, आई हैव टू इंटरप्ट यू, वक्त बहुत कम रहेगा। डॉक्टर साहब, शॉर्ट कमेंट। जी देखिए, जंग के बादल तो हमेशा मंडलाते रहते हैं मशरिक़ वस्ता पे, लेकिन ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि ये इसराइल से ज़्यादा खुद हमारा अपना किया धरा होता है। हमने इस खित्ते में बड़ी जंगें देखी हैं। ईरान और इराक़ की 8 साल जंग वो इसराइल ने नहीं करवाई थी, हम ही लड़ते रहे। फिर इराक़ ने कुवैत पे कब्जा कर लिया, वो भी मुसलमानों की अपनी जंग थी। अब जो यमन में हो रहा है, सऊदी अरब और ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, वो हम ही आपस में लड़ रहे हैं। तो मुख्तसर ये है कि इसराइल का ख़तरा बहरहाल अपनी जगह पर है, जंग का ख़तरा भी है, लेकिन ये हमारे मुस्लिम ममालिक के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम आपस में ताल्लुकात बेहतर करें। ठीक है, बुखारी साहब। जी वही बात कि एक तो ये मैसेज किया नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, दूसरी बात इसराइल जो है हल्के से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सीरिया में, इरानियन जो वहाँ पे इंटरेस्ट है उनको टारगेट करके। तीसरी बात, ये जंग नहीं करेगा, इसराइल अटैक कभी नहीं करेगा, चूँकि ईरान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में से हैं जिनके पास बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो इसराइल को दूर से आना पड़ेगा, ईरान के बंदे जो लेकिन जंग का खतरा मौजूद है। बुखारी साहब, आपने भी नो का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे। लेकिन वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।